डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का मनपसंद कार्यक्रम, क्योंकि यहां आपको मिलती है कृषि संबंधी तमाम नई नई जानकारियां। चाहे बात नई तकनीक की हो या फिर सरकार की योजना का पूरा लाभ लेना हो, इन तमाम बिंदुओं पर हमारा इस कार्यक्रम में फोकस रहता है, ताकि आप किसान भाई बहन इनका इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। इसीलिए हमने कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में आइए नजर डालते हैं आज क्या विशेष है मंत्रालय से। कृषि दर्शन में अब आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां से हमारे विशेषज्ञ कृषि संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। आइए जानते हैं क्या है वो जानकारियां। बीज उपचार जो प्रक्रिया है, इसमें हम रासायनिक कवकनाशी और जैविक कवकनाशी दोनों से हम बीज का उपचार करते हैं। बीज की बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करना चाहिए। ये एक टीके की तरह काम करता है और जो बीज जनित बीमारियां हैं उनसे रोकथाम करते हैं। तो इसमें जो जैविक कवकनाशी हैं जो बीज उपचार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें प्रमुखतः है ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। तो इनका जो है 20 जो पाउडर आता है उसको 20 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से, कोई भी बीज, जैसे अभी खरीफ की फसल में हम जो बुआई करते हैं उनमें जो भी जैसे मूंगफली है और दलहनी फसलें हैं, और इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, किसी में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अन्य फसलें हैं जैसे कि सब्जियों की, टमाटर की फसल है, ब्रिंजल है, चिली है, इनमें भी हम इस ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का जो जैविक कवकनाशी है उसका बीज उपचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो बीज जनित बीमारियां हैं उसकी रोकथाम होती है। इसके अलावा जो रासायनिक कवकनाशी हैं, रासायनिक जो सीड ट्रीटमेंट के लिए केमिकल प्रयोग किए जाते हैं, उनका जैसे कि कार्बोक्सिन है, कार्बोक्सिन 75% WP है, उसको हम वीट में, बारले में, कॉटन में, इनमें प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी मात्रा 2 से 2.5 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से इसको ट्रीटमेंट करके और बुआई करेंगे तो इससे जो इंटरनली सीड बोर्न डिजीज़ हैं वो कंट्रोल होती हैं। और कुछ बीमारियां एक्सटर्नली यानी बाहरी एक्सटर्नली सीड बोर्न होती है, कुछ इंटरनली जो सीड बोर्न होती है। जो इंटरनली सीड बोर्न बीमारियां हैं वो बीज के जो उसका बीजाणु, जो रोगाणु है बीज के अंदर रहता है, जैसे बीज जर्मिनेट होता है उसी तरह से वो भी जो फंगस है वो भी जर्मिनेट होती है और जो सीडलिंग है उसको नष्ट कर देती है धीरे धीरे। तो उससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके लिए सिस्टमिक जो फंजीसाइड है उसका हम इसमें बीज उपचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मेटालेक्सिल है, जो कि मेटालेक्सिल 35% WS है, उसको जो डाउनी मिल्ड्यूज जो डिजीज़ होती है जैसे मेज़ में होती है, बाजरा, सोरघम, सनफ्लावर, इनमें जो होती है तो उसमें हम 700 ग्राम पर 100 kg 7 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से इसका मेटालेक्सिल का सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कार्बेंडाजिम और प्लस मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी बीज उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है, रासायनिक बीज उपचार के रूप में। और इसमें जो फसलें मेज है, कॉटन है, इसके अलावा सेडेक्सन प्लस फ्लूडोक्सिनिल प्लस थाइमेथोक्सोम, ये 3-वे कॉम्बिनेशन है, इसका भी बीज सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है कॉटन में और व्हीट में। और इसके अलावा जो पोटैटो है उसमें थाइफेनेट मिथाइल और कासुगामाइसिन, जो इसकी जो डिजीज़ होती है ब्लैक स्कर्व, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जितनी भी जो सीड बोर्न डिजीज़ेज़ हैं जैसे विल्ट है, रूट रोट है, और इसके अलावा जो डिजीज़ेज़ हैं सीडलिंग रोट है, सीडलिंग बिल्ट है,
तो ये जो सीड से पैदा होने वाली जो सीड बोर्न डिजीज है उनके कंट्रोल के लिए हम ये सिस्टमिक जो फंजीसाइड है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। आज के दौर में हमारे किसान कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में अगर हम कृषि यंत्रों की बात करें तो इससे हमारे किसानों को कई तरह के लाभ होते हैं। श्रम में कमी आती है, फसल अच्छी होती है और साथ ही साथ लागत भी घटती है। लेकिन यहाँ पर आवश्यक ये भी है कि हमारे किसान ये भी समझे कि इन कृषि यंत्रों का सही रखरखाव क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पर चूक हुई तो फायदे की बजाय उन्हें नुकसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव हमारे किसान कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। मौसम में हो रहे परिवर्तन से फसल को बचाने के लिए समय पर कटाई और मढ़ाई कर लेनी चाहिए ताकि फसल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। किसान भाई अगर परंपरागत या पुराने यंत्रों से रबी फसलों की कटाई मढ़ाई का काम करते हैं तो इसमें कई तरह की मुश्किलें आती हैं। साथ ही समय व श्रम भी अधिक लगता है। आधुनिक कृषि यंत्रों से कटाई और मढ़ाई का काम करना ही किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होता है। इन कृषि यंत्रों की सहायता से काम आसान हो जाता है, साथ ही समय व श्रम दोनों की बचत होती है। ऐसे में इन यंत्रों की उचित देखभाल और रखरखाव की जरूरत होती है। तैयार रबी फसलों की कटाई और मढ़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले कई यंत्र हैं, जिनमें स्वचालित कंबाइन हार्वेस्टर, स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर, ट्रैक्टर चलित वर्टिकल कन्वेयर रीपर और ब्रश कटर प्रमुख हैं। इन आधुनिक मशीनों द्वारा तैयार फसलों की कटाई मढ़ाई से लेकर गहाई, साफ सफाई, खरपतवार निकालना सहित दानों को एकत्रित करने का काम भी किया जा सकता है। ये सुविधाजनक उपकरण किसान भाइयों के काम को आसान बनाने में बहुउपयोगी हैं। ऐसे में कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव करना चाहिए ताकि इन कृषि यंत्रों को कोई नुकसान न पहुंचे और वे बगैर खराब हुए लंबे समय तक खेती के कामों में इस्तेमाल किए जा सके। कटाई और मढ़ाई के कामों में उपयोग लाए जाने वाले इन कृषि यंत्रों को काम खत्म होने पर अच्छी तरह से पोंछकर और सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। काम से पहले और काम के बाद में यंत्रों के नट बोल्ट की जांच कर लें। इन यंत्रों के घूमने वाले हिस्सों में मोबिल ऑयल और ग्रीस जरूर डालें। साथ ही समय समय पर साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखें। जहां तक हो सके काम खत्म होने पर मशीनों को ढक कर रखें। किसान भाई अपने कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव करने से इन कृषि यंत्रों का बचाव करने में सफल हो सकेंगे और पूरे साल इन यंत्रों का इस्तेमाल खेती में कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे अदरक की खेती को लेकर एक खास जानकारी की,
जिससे आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अदरक की खेती के 3 बेहतरीन तरीके। अगर आप अदरक की खेती से बम्पर पैदावार चाहते हैं तो इन 3 तरीकों को जरूर अपनाएं। 1. बेड और फरो विधि। इस तकनीक में खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटकर अदरक की बुवाई की जाती है। इससे जल निकासी अच्छी होती है और पौधों को जरूरी नमी और हवा मिलती है। 2. मल्चिंग विधि। इस पद्धति में अदरक बोने के बाद खेत को प्लास्टिक शीट या सूखी घास से ढक दिया जाता है। इससे नमी बनी रहती है, खरपतवार नहीं उगते और उपज में वृद्धि होती है। 3. इंटरक्रॉपिंग। अदरक की खेती के साथ आप मूंगफली, मक्का या अरहर जैसे फसलों की मिश्रित खेती कर सकते हैं। इससे खेत की उत्पादकता बढ़ती है और आपको अतिरिक्त आमदनी भी मिलती है। कुछ और जरूरी बातें। अदरक की बुवाई के लिए मई से जून का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। अच्छी उपज के लिए जैविक खाद और रोग मुक्त बीजों का इस्तेमाल करें। सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, खासकर सूखे मौसम में। तो किसान भाइयों, अगर आप अदरक की खेती कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो इन तकनीकों को अपनाकर आप अपनी पैदावार और मुनाफा दोनों बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति के बल पर कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए वो अपने मकसद में कामयाब हुए। इसीलिए बन गए हैं वो सफल किसान। तो चलिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कृषि स्टार्टअप में एक ऐसे ही किसान से। वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है। इसे केंचुओं के माध्यम से वनस्पतियों को विघटित करके बनाया जाता है। खास बात यह है कि गोबर खाद की तरह इसमें बदबू नहीं आती। नितिन महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 15 साल तक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करने के बाद इन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। इस तरह 2020 में नौकरी से इस्तीफा दिया और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। यूनिट लगाने से पहले इन्होंने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी लिया। 2020 में एक अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर करके 5 दिन का मैंने स्किल का ट्रेनिंग KVK नारायण गाँव में लिया था। वो ट्रेनिंग करते समय ऑलरेडी हमने 30 बाय 60 के छोटे शेड में वर्मी कंपोस्टिंग चालू किया था। रूरल एरिया में उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा था। तो हमने स्टार्ट करते टाइम पहले 2 सेगमेंट कर लिए। एक सेगमेंट था एक अर्बन सेगमेंट और एक रूरल। ये 2 सेगमेंट पहले से डिसाइड किए थे। तो वो सेगमेंट को कैसे हिट कर सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग में जो हमारा लैकुनस था, मतलब प्रॉब्लम क्या था कि वर्मी कंपोस्ट तो सभी लोग बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं या फिर जिसके पास अपना खुद का जानवर है, वो लोग, बहुत से लोग इंटरेस्टेड है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। बट उसको एनरिच करके कैसे हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, वो ट्रेनिंग हमें KVK नारायण गाँव से मिला। ट्रेनिंग में जैसा सिखाया था वैसे बेड बना के एक 200 बाय 50 का एक शेड बना लिया। 25 टन्स का कैपेसिटी का हमारा कैपेसिटी है, मंथली कैपेसिटी 25 टन हम वर्मी कंपोस्ट निकाल सकते हैं। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कम जमीन में ज्यादा उपज के लिए वो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन उर्वरकों का इतना ज्यादा उपयोग कृषि के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी। इससे छुटकारा पाने के लिए रसायनों को खेतों से बाहर करना होगा। लेकिन ये काम एकदम ही कर देना सही नहीं है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों की मात्रा में धीरे धीरे कमी लानी होगी और उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों की मात्रा बढ़ानी होगी। ऐसा करने से उपज भी बनी रहेगी। नितिन भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। डे 1 से हमने ऐसा बोला नहीं कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक पे कंसंट्रेट करो, तो आप 70-30
60-40 ऐसा प्रोग्राम करके अगले 5 साल के लिए हम कैसे सॉइल को फर्टाइल कर सकते, वो दिमाग में रख के हमने ये प्रोग्राम मतलब ये एक्सपेंशन हाथ में लिया। 2020 में ट्रेनिंग के बाद हमने एक्सपेंशन किया। उसके बाद रूरल का माउथ पब्लिसिटी से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट रूरल फार्मर का मिल रहा था, पर चैलेंज वही था कि मार्केटिंग तो मार्केटिंग का भी हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद, अर्बन और रूरल करने के बाद, अभी मार्केटिंग का भी हमने अच्छी तरह से अचीव किया है। मतलब हमारा सिटीज़ में भी 1-2-5 किलो में पैकिंग में वर्मी कंपोस्ट जाता है, और रूरल में 40 kg का पैक है वो जाता है। उसके बाद केवीके की टीम रेगुलर टच में थी हमारे। बाद में हमने फॉस्फो कंपोस्ट करके एक कंपोस्ट इंट्रोड्यूस किया, या फिर वर्मी वॉश उसका कैसे एनरिचमेंट कर सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें करने के बाद, या फिर जीवामृत हो, तो जीवामृत है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में है उनको बढ़ावा दे के 20-30% अपना इल्ड फार्मर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ पे कंसंट्रेट करके हमने वो 4-5 चीज़ जो मार्केट में लाई। नितिन की वर्मी कंपोस्ट यूनिट में नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी भूमिका रही है। यहीं से इन्होंने आर्या कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आर्या केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम है जो कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों के अलावा सेवा क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए खासकर ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। केंचुओं का खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। इसके अंदर हम किसानों को खाद कैसे बनाया जाता है, खाद के लिए क्या क्या करना पड़ता है, शुरुआत से हम मार्केटिंग की तरफ क्या क्या करना होगा, इसका पूरा ट्रेनिंग हम किसान भाइयों को देते हैं। इसके लिए हम हमारे नज़दीक के किसानों को एक संदेशा भेज के ट्रेनिंग का शेड्यूल देते हैं, और उसमें किसान भाई हमारे केवीके के आकर वो वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग हम 5 से 6 दिन का रखते हैं आर्या के प्रोजेक्ट के अंदर, और स्किल ट्रेनिंग के अंदर ये 25 डेज़ यानी कि 25 दिनों तक हम वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का यूनिट कैसे सस्टेन होगा फार्मर के लिए, अपने खेती के लिए और बिजनेस के लिए हम बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, इसका पूरा ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया जाता है। उसके हम नव युवकों को ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं, यानी कि वो कृषि क्षेत्र में आए और अपना कृषि क्षेत्र में आके अपना छोटा या बड़ा कारोबार शुरू कर सके। इसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से उनको सहायता भी करते हैं। उसके लिए हम पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के अंदर वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुओं का खाद है वो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होगा, उसके लिए हमें कौन कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करना है, केंचुओं की कौन कौन सी जातियों का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीज़ें हम ट्रेनियों को देते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद जो मटेरियल खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हम फार्मर्स को क्या क्या चीज़ें लगती है उसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। उसमें गोबर आता है, और अपने जो पीक रहते हैं खेती में जो हम पीक लेते हैं उसका काड़ी कचरा रहता है, उसका भी इस्तेमाल हम एक केंचुओं का खाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद वो हमें फार्मर्स को उनके यहाँ पे कौन से मॉडल का या कौन से पद्धति का वर्मी कंपोस्ट यूनिट होना चाहिए, केंचुओं का खाद का पूरा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी हम किसान भाइयों को डिटेल्स में देते हैं। उसके लिए हम शेड कैसा होना चाहिए, शेड में हम प्लास्टिक कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम फार्मर्स को बता सकते हैं। ट्रेज की साइज़ क्या होनी चाहिए, शेड की साइज़ कैसी होनी चाहिए, ये सभी बातें किसानों को बतानी पड़ती है। नितिन का कहना है कि एक तरह के कारोबार से काम नहीं चलता है, बल्कि कई कारोबार मिलाकर किए जाएं तो लगातार आमदनी बनी रहेगी। यही कारण है कि वो देसी मुर्गियां भी पाल रहे हैं और आने वाले समय में शेडनेट के क्षेत्र में भी कदम रखने की सोच रहे हैं। नितिन
लंबे समय तक कॉरपोरेट से जुड़े रही हैं। यहाँ का अनुभव वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग में काम आ रहा है। शायद यही कारण रहा है कि उनका काम कम समय में ही चल निकला है। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। हमें पूरी उम्मीद है कि सफलता की इस कहानी को देखकर आप भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई पहल के बारे में, जो गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और खेती को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपी में गन्ना किसानों के लिए नया पोर्टल लॉन्च उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विभागीय कार्यों की गति बढ़ाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सुरक्षा और पारदर्शिता सभी अधिकारियों को पोर्टल का उपयोग करने के लिए यूजर मैनुअल, यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं। पहली बार लॉगिन करने पर अधिकारी अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है। किसानों की आय में वृद्धि इस पोर्टल के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट्स और दिशा निर्देश शीघ्र उपलब्ध होंगे, जिससे गन्ना किसानों को स्थानीय स्तर पर जानकारी मिलेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी और खेती के स्तर में सुधार होगा। सरकार की प्रतिबद्धता, योगी सरकार के प्रयासों से अब तक 65 लाख पंजीकृत और 46.5 लाख आपूर्तिकर्ता गन्ना किसानों को सीधा लाभ पहुंचाया गया है। मार्च 2025 तक सरकार ने 2.80 लाख करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। तो किसान भाइयों, ये नया पोर्टल गन्ना किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और खेती में पारदर्शिता आएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे ई-नैम के बारे में। जी हाँ, हमारी सरकार चाहती है कि किसान नई तकनीक से जुड़े और साथ ही साथ उन्हें अपनी फसल का अच्छा भाव भी मिले। ई-नैम के माध्यम से हमारे किसान अपने घर बैठे एक क्लिक से देश के किसी भी कोने में उचित दाम पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान ई-नैम का लाभ ले सकते हैं और क्या है इसमें विशेष।
सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे हमारे किसान भाई बहन अवश्य लाभान्वित होंगे। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद भी करते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कृषि दर्शन के अगले अंक में कुछ और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।